जय हिंद साथियों। मैं हूं कृष्ण गोपाल अग्रहरी और मेरे साइंस सेक्शन में ब्राइट फ्यूचर चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की बात आज मैं 40 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। ये 40 प्रश्न टॉप 40 प्रश्न में आते हैं जो कि हर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सेशन का पहला प्रश्न है, प्रदूषित जल से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है पेचिस और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि प्रदूषित जल से टाइफाइड, पीलिया और पेचिस ये सभी रोग होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी। दूसरा प्रश्न है, मुख्य वायु प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड या ऑप्शन डी ये सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषक में कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं, सल्फर भी आते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्या कारण है? धुआं है, औद्योगिक अपशिष्ट है, ताप एवं वर्षा है या फिर मथुरा की रिफाइनरी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो है औद्योगिक अपशिष्ट। जितने भी कल कारखाने हैं उनके जो अपशिष्ट हैं उनको क्या किया जा रहा है? नदियों के जल से मिला दिया जा रहा है। उनका जो वेस्टेज जो होता है, जो कचरा होता है, वो नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है? नदियों के माध्यम से जल प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, आगरा में ताज के अपक्षय का कारण है। जो आगरा का ताजमहल है उसका अपक्षय हो रहा है, वह धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है रिसाव से, ऑप्शन बी है यमुना यानी कि यमुना के जल से उसको नुकसान हो रहा है, या फिर ताप व वर्षा के जल का प्रभाव है, या फिर मथुरा रिफाइनरी है। तो सही आंसर है, आगरा में ताज के अपक्षय का जो कारण है वो मथुरा की रिफाइनरी है, क्योंकि मथुरा की रिफाइनरी से SO2 गैस मुक्त होती है और ये SO2 गैस वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से क्रिया करके H2SO4 बनाती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। और इस तरह से क्या हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण आगरा के ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने मथुरा रिफाइनरी को बंद करने का आदेश दे दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवें नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, मीथेन आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो प्राण वायु है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आइए छठा प्रश्न देखते हैं, जल व मृदा के प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्या कारण है? खनन है, कृषि प्रक्रियाएं हैं, ताप बिजली घर है या फिर ये सभी है। तो जल और मृदा प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? खनन भी है, कृषि की प्रक्रियाएं हैं और ताप बिजली घर भी है। तो इस तरह से सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवें नंबर का, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। कौन रोकती है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को जो गैस पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है वह है ओजोन। ओजोन का सूत्र है O3। O3 को ओजोन कहा जाता है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। आइए आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में बनती है। क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में ओजोन बनती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नौवां नंबर प्रश्न, अल्ट्रावायलेट किरणों से निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न होता है अल्ट्रावायलेट किरणों से? ऑप्शन ए है त्वचीय कैंसर, ऑप्शन बी मुख का कैंसर, ऑप्शन सी फेफड़ों का कैंसर और ऑप्शन डी है लीवर का कैंसर।
तो सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे त्वचा का कैंसर होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, त्वचीय कैंसर। 10वां नंबर प्रश्न है, जल को उपचारित किया जाता है, क्यों किया जाता है? जर्म नष्ट करने के लिए, जर्म को नष्ट करने के लिए, निक्षेपित कणों को हटाने के लिए, जल के भारीपन को दूर करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? जल को उपचारित किया जाएगा, क्योंकि उनमें जो जर्म उपस्थित है उनको नष्ट किया जा सके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्म को नष्ट करने के लिए। आइए 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में नहीं होता है। जो प्रकाश के रासायनिक स्मॉग होते हैं उसमें क्या उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन ए ओजोन, या फिर बी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या PaN। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश के रासायनिक स्मॉग में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण का कारण है, क्या कारण है? परागकण कारण है, धूम्रपान है, डीजल इंजन है, या फिर कीटनाशक। तो जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वह क्या है? कीटनाशक है, क्योंकि कीटनाशकों का प्रयोग हम खेतों में करते हैं, फिर बाद में बारिश के जल के साथ खेतों से ये कीटनाशक जो है बारिश के जल में घुलकर नदियों के जल से मिल जाते हैं और इस तरह से जल प्रदूषण होता है। तो कीटनाशक के प्रयोग से जल का प्रदूषण हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक है, क्या है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन, धुंध, जंगल की आग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक प्रदूषक जो है वो क्या है? जंगल की आग एक प्राकृतिक प्रदूषक है। 14वां नंबर प्रश्न है, कारखानों की चिमनियों से होता है, क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, या फिर वायु प्रदूषण। तो कारखानों की चिमनियों से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु में मिलकर वायु प्रदूषण करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शहरों में सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, किस कारण होता है? फैक्ट्रियों से, वाहित मल से, स्वचालित वाहनों से, या फिर टेनरी से। तो शहरों में सर्वाधिक वायु प्रदूषण स्वचालित वाहनों से होता है। ओजोन को नष्ट करने वाली गैस है, कौन सी गैस है जो ओजोन को नष्ट कर रही है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, और ऑप्शन डी नाइट्रोजन सॉरी ओजोन को नष्ट करने वाली गैस है, क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरीन, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन को जो गैस नष्ट कर रही है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां नंबर प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है, क्या मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड? मृदा का, शोर का, जल का, या फिर वायु का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वायु का मुख्य प्रदूषक है। आइए अगला देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ताजमहल को खतरा है, किससे खतरा है? ब्रोमीन से, CO2 से, क्लोरीन से, या फिर SO2 से। अभी हम पीछे प्रश्न में जो है डिस्कस किए हैं कि ताजमहल को खतरा किससे है? मथुरा के रिफाइनरी कारखानों से, क्योंकि उससे क्या निकलता है? SO2 गैस निकलती है, जो कि वायुमंडल में क्या होता है? वो जलवाष्प से क्रिया करके H2SO4 बना लेती है। तो ताजमहल को खतरा है SO2 से। वायु में ऑक्सीजन के दो निम्न रूप हैं, क्या है वायु में ऑक्सीजन के दो निम्न रूप? जल और ओजोन, जल और ऑक्सीजन, जल कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन और ऑक्सीजन। तो वायु में ऑक्सीजन के दो रूप क्या है? ओजोन और ऑक्सीजन, यानी ओजोन O3 और ऑक्सीजन O2। आइए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल जिन विकिरणों द्वारा गर्म होता है वह मुख्यतः है, क्या है? सूर्य से आने वाला विकिरण, पृथ्वी से वापस होने वाला विकिरण, जल से वापस होने वाला विकिरण, या पृथ्वी तथा जल से वापस होने वाला विकिरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी तथा जल से वापस होने वाला विकिरण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न है,
निम्न में से किससे कोई वातावरणीय प्रदूषण नहीं होगा? ऑप्शन ए SO2 से, ऑप्शन बी CO से, ऑप्शन सी H2 से और ऑप्शन डी है CO2 से। तो कोई वातावरणीय प्रदूषण नहीं होगा, किससे नहीं होगा? H2 से, हाइड्रोजन से कोई वातावरणीय प्रदूषण नहीं होगा। बल्कि SO2 है, CO हुआ और CO2 हुआ, ये सब क्या है? वातावरणीय प्रदूषण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, पारितंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं। पारितंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे? रासायनिक चक्र, भूगर्भ चक्र, जैव रासायनिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जैव रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि जैव मंडल से समस्त CO2 को निकाल दिया जाए तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? प्राथमिक उत्पादक पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर, द्वितीयक उपभोक्ता पर या फिर तृतीयक उपभोक्ता पर। तो आप समझ लीजिए पहले कि ये है क्या। प्राथमिक उत्पादक क्या है? प्राथमिक उत्पादक सभी पेड़ पौधे जो हैं वो किस में आते हैं? प्राथमिक उत्पादक में। प्राथमिक उपभोक्ता में जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं वो किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? जितने सभी मांसाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। और तृतीय उपभोक्ता में आएंगे अपघटक, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, वो क्या होंगे? तृतीय उपभोक्ता में आएंगे। तो यदि जैवमंडल के से समस्त CO2 को निकाल दिया जाएगा तो सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? CO2 कम होने से जो है सबसे पहले प्रभाव पेड़ों पर पड़ेगा, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ही तो लेते हैं। तो पहला प्रभाव प्राथमिक उपभोक्ता पर पड़ेगा, अरे सॉरी, प्राथमिक उत्पादक पर पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर का। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, 3.33%, 0.3% या 3.03%। तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03% है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं किस रूप में? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में। तो पौधे नाइट्रोजन का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जल चक्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? जल का वाष्पीकरण होता है, जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है, जल चक्रण के कारण नदियों में बाढ़ आती है, जल का वाष्पीकरण होता है तथा वही जल पर्यावरण से भूमि पर वर्षा के रूप में आता है। तो सही आंसर हो जाएगा कि जल का वाष्पीकरण होता है तथा वही जल पर्यावरण से भूमि पर वर्षा के रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। पृथ्वी पर कार्बन का स्रोत है वायुमंडल, समुद्र, पेट्रोलियम उत्पाद या फिर ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जो कार्बन के स्रोत हैं, वायुमंडल भी कार्बन का स्रोत है, समुद्र भी कार्बन का स्रोत है और पेट्रोलियम पदार्थ भी कार्बन के स्रोत हैं। तो इस तरह से क्या होगा? पृथ्वी पर जो कार्बन के स्रोत हैं वो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है? ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% ही बची है। लेकिन प्रश्न में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? 24% सही आंसर हो जाएगा। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस समय वायुमंडल में केवल 20.95% ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो? वृद्धि हो। आइए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। पौधों के शरीर में कार्बन पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? कार्बोनेट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जल के साथ मृदा
जल के साथ, मृदा से, या इन तीनों रूप में। तो पौधों के शरीर में कार्बन पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पौधों के शरीर में कार्बन पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां नंबर प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत है, क्या स्रोत है? ओजोन है, हरित पादप है, सागर व नदियां हैं, या फिर अपघटित पदार्थ हैं। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? हरित पादप है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रीकरण की क्रिया में होता है, क्या होता है? अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन, जीवधारियों के शरीर में प्रोटीन का यूरिया व अमोनिया में विघटन, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रीकरण की क्रिया में अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 0.03% और ऑप्शन डी है 21%। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो क्या है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 21% ऑक्सीजन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में CO2 का सबसे बड़ा स्रोत है। CO2 का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कोयले की खदान है, पेड़ पौधों द्वारा शोषण है, जंतुओं द्वारा शोषण है, या फिर जीवाणुओं की क्रियाशीलता है। तो वायु में CO2 का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है? जीवाणुओं की क्रियाशीलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु किस पौधे में पाए जाते हैं? चने में, चावल में, मक्का में, या फिर सरसों में? कौन सा ऐसा पौधा है बताइए कि जिसके क्या कहते हैं जड़ों में, यानी किस पौधे में जो है नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं? तो 34वें नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चने में। चने की जड़ों में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करके भूमि में परिवर्तित कर देते हैं, भूमि के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां नंबर प्रश्न है, यदि हरे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो किस गैस की मात्रा अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी? यदि हरे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो क्या ऑक्सीजन बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। किस गैस की मात्रा बढ़ेगी सबसे ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। यदि हरे पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में सहायक है, कौन सहायक है? जीवाणु सहायक है, पक्षी सहायक है, कवक सहायक है, या फिर विषाणु सहायक है? तो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में जीवाणु सहायक है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तब पृथ्वी का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, कम होने लगेगा, दिन में बढ़ेगा और रात में कम हो जाएगा, या फिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो सही आंसर हो जाएगा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी का तापमान दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और रात में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि दिन में बढ़ जाएगा और रात में कम हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत है। मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत क्या है? मृदा निर्माण करने वाले जनक सेल, पादप, जंतु, या फिर जीवाणु? तो मृदा में जो खनिज का मुख्य स्रोत है मृदा निर्माण करने वाले जनक सेल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 39वां नंबर प्रश्न है, शीत ऋतु में कम दृश्यता का कारण है। शीत ऋतु में कम दृश्यता का कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलाना, वायु में निलंबित अधजले कार्बन तथा हाइड्रोकार्बनों के कण, काफी कम विद्युत सप्लाई, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शीत ऋतु में जो कम दृश्यता का कारण क्या है?
वायु में निलंबित अधजले कार्बन तथा हाइड्रोकार्बनों के कारण, जिसके कारण क्या होता है, कुहरा बनता है, कुहरा। और कुहरा होने से क्या होगा, दृश्यता कम होगी, कम दिखाई देगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने जो है सोशल मीडिया पर शेयर भी कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में चल रहे जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया सम्मिलित नहीं है? वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, वर्षा और प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकृति में चल रहे जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सम्मिलित नहीं है। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।